we are going to discuss about investment linked tax incentive. Certain tax incentives which are linked with investment. Okay, you have to be very careful. Confusion बहुत हो सकता है. सब सेक्शन 32 पढ़ा, डेप्रिसिएशन 32 AD पढ़ा, डिडक्शन 15%. ओके, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा 35%. नाउ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव. ओके, तो वहां पे जो आप सेक्शन 32 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे या डिडक्शन की बात कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ ये स्पेसिफाइड था कि जगह ऐसी होनी चाहिए, है ना, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया होना चाहिए तो आपको डिडक्शन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. वो नहीं होगा तो नॉर्मल प्लस एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा. उसके लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए. बट दे नेवर स्पेसिफाइड द बिजनेस, है ना. उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला था कि इसी बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो मिलेगा. ओके, अब क्या है, दे विल स्पेसिफाई कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा. दे हैव स्पेसिफाइड बिजनेसेस. ओके, चलो, तो इसमें एक्ट का मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज द मेन मोटिव? द मेन मोटिव इज ऑफ क्रिएटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेट मीन्स. ओके, दो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक ये वाला और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेट मीन्स क्रिएट करें. सो इन दो चीजों के इर्द गिर्द, है ना, अराउंड बाकी सारी चीजें हमको पढ़नी है. नंबर 1, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज, है ना. कोल्ड स्टोरेज होता है ना, तो अगर मैं कोल्ड स्टोरेज ओपन करता हूं और लोगों को फैसिलिटी देता हूं कि आप अपना गुड्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो नॉर्मली क्या क्या स्टोर होता है वहां पे? पोटैटो, ऑनियन, इसके अलावा जैगरी, गुड़, है ना. ऐसी बहुत सारे, देयर कैन बी मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप हायर प्राइस फैच करना चाहते हो, यू वांट टू फैच हायर प्राइस, तो आपको कुछ टाइम के लिए वो गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा. जैसे ही वो फार्म में से निकला बेच दो, ऐसा नहीं चलेगा. बट पहले ऐसा फैसिलिटी ही नहीं था, है ना. अभी भी इसको काफी डेवलप करने की जरूरत है. आई वुड लाइक टू गो लिटिल बिट इनफॉर्मल. दूसरा है ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अभी अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि इस साल गवर्नमेंट ने, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, कि इस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट आपके पास से प्रोड्यूस अक्वायर करेगा, तो हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट दिस ईयर बाय गवर्नमेंट, और उसमें सबसे हाईएस्ट है एमपी का, मध्य प्रदेश. ओके, सो इफ दे परचेज, उन लोगों ने खरीद तो लिया, पर वो रखेंगे किधर? वेयर आर दे गोइंग टू स्टोर इट? समवेयर इन द गोडाउन. उन गोडाउन्स को कहा जाता है एफसीआई. क्या कहा जाता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स होते हैं. हर एक सिटी, हर एक शहर में इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, जो फार्मर्स के पास से परचेज करते हैं, और इसको या तो नॉर्मल मार्केट में सेल किया जाता है, या तो जो हम लोग राशन वालों को देते हैं उनके लिए अवेलेबल करवाया जाता है. ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड हुआ.
ऐसा कोई प्राइवेट मेरे या आपके जैसा भी कोई गोडाउन ओपन करना चाहता है जहाँ पे वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है, इट इज नॉट कोल्ड स्टोरेज, अदर देन कोल्ड स्टोरेज, तो क्या स्टोर होना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अभी आप बोलोगे मेरे सर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर केमिकल प्रोडक्ट है, नहीं चलेगा। सिंपल क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तीसरा, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। ओके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ये पाइपलाइन जाता है, बड़ौदा में भी है ऐसा, नंदेसरी जीआईडीसी में है। ओके, किसी एक कंपनी ने पूरा पाइपलाइन के थ्रू पूरा अपना नेटवर्क बनाया है कि वो ट्रक या उसके थ्रू ऑयल या केमिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, बहुत सस्ता पड़ता है। ओके, आप लोगों ने बहुत कम केस में ये देखा होगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे अगर कभी इसमें लीकेज आया या कुछ ब्लास्ट हुआ तो मिनिमल लॉस हो, ऐसी जगह पे होता है। तो आपके लिए वो देखना शायद ना कभी कभार आपको देखने मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स अ क्रॉस कंट्री। तो इंडिया टू पाकिस्तान जो बाय रोड कनेक्टेड है ना, शायद एक ऐसा पाइपलाइन भी है जो यहाँ से वहां जाता है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अक्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, तो ये किसका पर्पस सर्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ? बट टॉपिक्स है ना। चलो, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि आपने 50 बेड लगाए पेशेंट के लिए, 50 उसके रिलेटिव के लिए। ऐसा होता है ना कि जो रिलेटिव्स वहां पे ठहरेंगे उनके लिए भी एक रूम में एक बेड होता है, ऐसा नहीं चलेगा। 50 फॉर बेड, 50 फॉर पेशेंट्स, 50 फॉर रिलेटिव, ऐसा नहीं, मिनिमम 100 फॉर पेशेंट्स। सो इफ देखो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने से पता चलती है। हमारे यहाँ पारुल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल, और वो अपनी हर एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा स्पेसिफाई करते हैं, दे स्पेसिफाई कि हमारे यहाँ मिनिमम 300 बेड फॉर पेशेंट्स हैं। तो व्हाई दे आर क्लैरिफाइंग? बिकॉज दे आर गेटिंग द बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उनको इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। ओके, जिसमें आप क्या करना चाहते हो? स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन। इंडिया में तो इसकी बहुत जरूरत है ना। धारावी जो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्लम कहा जाता है, और अभी अभी जो स्कैम बाहर आए थे, ओके, किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, DHFL वो सब है ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो जो स्कैम, वो जो पर्टिकुलर कंपनीज है उनका बेसिक वर्क ये होता था। उनका काम क्या होता था? दे वर डेवलपिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे वो स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब वहां से झुपड़पट्टी हटा के उस जगह पे वो उन्हीं लोगों को घर बना के देते थे। ओके, एंड द स्कीम इज नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बट ऊपर स्लम रीडेवलपमेंट था, इधर है अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना। हमारे यहाँ फ्लैट्स बनते हैं MIG, LIG, HIG ना, मीडियम इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम। तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है, जॉइंट वेंचर होता है। गवर्नमेंट का लैंड होगा और प्राइवेट कोई भी बिल्डर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, और ये घर ज्यादातर सस्ते होते हैं कंपेयर टू द, मतलब कोई बिल्डर अगर प्राइवेटली अपनी जमीन पे घर बनाएगा और बेचेगा तो वो महंगा होता है। बट वही क्योंकि
किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कॉस्ट लैंड का होता है, मेजर, इफ नॉट सबसे ज्यादा और हाईएस्ट, देन मेजर कॉस्ट इज ऑफ लैंड। ओके, अगर वही गवर्नमेंट उसको दे देता है तो बिल्डर के लिए काफी सारा खर्चा सेव हो जाता है, एंड दे कैन प्रोवाइड हाउसेस एट अ वेरी कंपैरेटिवली लो प्राइसेस। जो नॉर्मल घर 2 BHK का 30-35 lakhs में मिलता है, उसकी जगह वो 20 lakhs में देते हैं, 25 lakhs में देते हैं, तो काफी डिफरेंस होता है। okay? एक था स्लम रीडेवलपमेंट और दूसरा था अफोर्डेबल हाउसिंग। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, देन इनलैंड कंटेनर डेपो, मूवीज में दिखाते ना, एक पोर्ट है जहाँ पे शिप आता है, शिप में से कंटेनर्स उतारे जाते हैं और उसका एक डेपो बनाया जाता है। बगड़ा में है, किसी को पता है? देखा है किसी ने इनलैंड कंटेनर डेपो? चलो बता देता हूँ। सब लोगों ने वो डीमार्ट देखा है, पंड्या ब्रिज के पास में है वो, सब लोग? सर नवायार्डની વાત કરો છો? हाँ, नवायार्ड तो बहुत, हाँ नवायार्ड तो बहुत जगह के है। ये सबसे सॉरी के पास से जाते हैं ना हम लोग, वहाँ पे डीमार्ट है, डीमार्ट ની બાજુમાં છે। यस, दैट इज एन इंडियन कंटेनर डेपो। वहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग सम टैक्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, स्पेसिफिक है। ओके, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन, ऊपर एक पाइपलाइन पड़ा था, वो क्रॉस कंट्री था, जिसमें नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो था। इधर आप क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो? आयरन ऑर, यू आर ट्रांसपोर्टिंग आयरन ऑर, वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, setting up and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit, and the last is developing or maintaining and operating or developing maintaining a new infrastructure facility। अभी इसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है। इफ यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द गिवन लिस्ट, आपको जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक या एक से ज्यादा, देन व्हाटएवर कैपिटल एक्सपेंडिचर यू हैव इनकर्ड, ओके, उसका 100% इन द वेरी फर्स्ट ईयर आपको अलाउ हो जाएगा। ओके, कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा? एनी एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट would not be allowed। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ओके, उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। और अगर आप कोई भी पेमेंट जो 10,000 रुपए से ज्यादा है वो कैश से करते हो तो भी अलाउ नहीं होगा। ये तो कॉमन पॉइंट है बहुत सारी जगह। यू विल हैव टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली। ओके, what about the expenditure incurred prior to the commencement of business? Okay, so any expenditure which is wholly and exclusively done prior to the commencement of operation will be allowed during the previous year। मतलब जिस ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस ईयर में आपको अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोग इसका मिस यूज करेंगे। यूज से ज्यादा क्या होगा? मिस यूज। इट शुड नॉट बी सेट अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस।
मतलब ये नया बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन करके आपने नया बिजनेस बना दिया तो नहीं चलेगा, इट शुड बी ब्रांड न्यू। नंबर 2 अगेन इंपॉर्टेंट, जो भी मशीनरीज आप इसमें यूज करने वाले हो, ओके, वो भी नई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। ओके, अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन अलाउड है कि जितना टोटल मशीनरी आप खरीदोगे, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज देयर इन द टोटल मशीनरी, न्यू एंड ओल्ड, पहले बोला है कि न्यू ही होना चाहिए, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन क्या दिया है कि आप जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, से फॉर एग्जांपल मैंने 130 करोड़ का नया खरीदा और 20 करोड़ का न्यू खरीदा, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 150 करोड़। इट मींस जितना मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके 20% से ज्यादा ओल्ड में नहीं होना चाहिए। तो 150 का 20% मतलब 30 करोड़। Maximum investment in the old machinery should be 20% of total investment. या तो पुराना खरीदो ही मत, और अगर पुराना खरीदा है तो जो पुराना है उसका प्रपोर्शन टोटल एसेट के कंपैरिजन में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैन वी से इसका मिनिमम रेशियो 4:1 होना चाहिए। ऐसा भी चलेगा। चलो, अभी इसमें सेकेंड हैंड और न्यू उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, हाउ इट इज डिफाइंड। ओके, तो अगर कोई भी मशीनरी इंडिया के बाहर यूज हुआ है पर इंडिया में यूज नहीं हुआ है, एनी मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द एसएससी, मतलब मेरा बिजनेस है तो मैं इंडिया के बाहर से कोई भी मशीनरी खरीद रहा हूँ जो सेकेंड हैंड है, ओके, पर इंडिया में उसको न्यू ही माना जाएगा। इंडिया में उसको न्यू ही माना जाएगा ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 35 AD। If I purchase this 20 crore machinery from abroad और ये बाहर यूज हो चुका है, किसी और ने यूज किया, मेरे अलावा किसी और ने उसको यूज किया है और मैंने वहां से खरीदा, तो मेरे लिए तो वो पार्ट ऑफ न्यू ही है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओल्ड। ओके, such plant or machinery was not at any time prior to the date of installation used in India। इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेड होना चाहिए, और इसके रिलेशन में मुझे पहले डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं उस मशीनरी को खरीद रहा हूं अभी, तो पहले डेप्रिसिएशन कैसे अलाउ होगा? तो जो असेसी है उसके दो जगह पे यूनिट्स है, एक इंडिया में एक फॉरेन में है। तो फॉरेन में उसने कोई एसेट परचेज किया, उसको यूज किया, अब वो उसको इंडिया में ला रहा है। He purchased or that machinery in foreign country, he used it in foreign country, तो obvious है कि उसने फॉरेन कंट्री में यूज किया होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन तो उसको मिला ही होगा। Such machinery will be purchased। परचेज करना अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है, परचेज कर सकते हैं पर उसको न्यू नहीं ओल्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज ओल्ड मशीन। और अगर एसएससी के अलावा किसी थर्ड पार्टी के पास से खरीदा है तो ऑब्वियस है कि थर्ड पार्टी ने खरीदा तो डेप्रिसिएशन भी थर्ड पार्टी को अलाउ हुआ होगा। वो मैंने खरीदा इंडिया में तो वो न्यू माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में आज से पहले वो यूज नहीं हुआ। These are conditions related to new plant and machinery। अब इसमें कुछ चीजों के लिए और ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें था क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। ओके, तो उसके लिए कुछ चीजें लिखी हुई है, बट दे आर नॉट मच टू बी डिस्कस्ड। इसके लिए ज्यादा कोई डिस्कशन की जरूरत
नहीं है। मेन पॉइंट ये है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है। ओके, तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कौन स्टार्ट करेगा? ओनली अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और बाय अ कंसोर्शियम ग्रुप ऑफ कंपनीज, by an authority or by a board. The entity should have entered into an agreement with the central government or state government or local authority or any other statutory body for developing or operating and maintaining or developing, operating and maintaining, कुछ भी हो सकता है जिससे दो चीजें सर्व हो सके, या तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या तो इजी ट्रांसपोर्टेशन with less impact to environment. Okay, now about this section, this is also not much required to be discussed. इनकम टैक्स में एक ही एक्सपेंस के लिए दो अलग अलग जगह पे डिडक्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 80C to 80U, ओके, और दूसरा दिया हुआ है 35AD। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इधर भी क्लेम करो और इधर भी क्लेम करो, आइदर और है। अगर आप 80 वाले सेक्शन में क्लेम करोगे तो इधर नहीं मिलेगा, और 35 वाले क्लेम में क्लेम करोगे तो इन एनी केस आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 100 रुपीज, मतलब जितना आपने खर्चा किया है उतना ही, 100%, नॉट 100 रुपीज, 100%। मैंने 5 करोड़ का खर्चा किया तो मुझे मैक्सिमम 5 करोड़ ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक चीज का 2 बार डिडक्शन नहीं ले सकता। ओके, अगर सेक्शन 80 में लिया तो 35 AD में नहीं मिलेगा, 35 AD में ले लिया तो 80 में नहीं मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, चलो एक और इन लोगों ने बता दिया है, 35 AD का डिडक्शन जिसको मिला, मतलब किसी एक प्लांट के बारे में मुझे 35 AD का 100% डिडक्शन मिल चुका है, तो नो अदर डिडक्शन। तो 5 और 6 का मीनिंग एक जैसा ही हुआ, एक सेक्शन में मिला तो किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगा। चलो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सिंपल है, आपको याद रखना है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। कौन सी चीज कौन सी डेट के बाद स्टार्ट होनी चाहिए उसके बारे में आपको लिखा हुआ है ना। कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब क्या होगा, एसोसिएटेड पर्सन का मीनिंग क्या होगा, ये सेल्फ रीडिंग है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो बोला था ना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसका मीनिंग अब क्लियर हुआ है। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या आता है? अ टोल रोड, अ ब्रिज, रेलवे सिस्टम, ओके, अ हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग, हाईवे पे हाउसिंग के साथ एक प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट, ये वाटर ट्रीटमेंट नंदेसरी जीआईडीसी में चलता है, मैंने वहां देखा है, बाकी बहुत सारे जीआईडीसी में भी चलता ही होगा, जहां पे ज्यादातर केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, तो जो भी कंपनीज केमिकल मैन्युफैक्चर करती हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हर एक चीज के मैन्युफैक्चरिंग में पानी का यूज तो होता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा। तो जो भी टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, ओके, तो हर एक इंडस्ट्री, वहां पे जो जो भी बिजनेसेस वाले लोग हैं, उनको बोला जाता है कि आपको अपने वहां से टैंकर में ये सारा केमिकल जो वाटर है खराब, उसको भर के हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके आना है। उसको बोला गया है नंदेसरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और यहाँ पे
इन केमिकल्स मतलब ये जो खराब पानी है उसमें से टॉक्सिक चीजों को निकाल दिया जाएगा और जो बाकी अदर रिमेनिंग पोर्शन है मतलब अभी पानी क्लीन हो चुका है, मे बी नॉट वर्थ कंज्यूमिंग और लाइक दैट, बट ये इतना टॉक्सिक नहीं है कि हमारी लैंड या वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, तो उसको अब है ना जो उसका डिस्पोजल होता है वो प्रॉपर जगह पे कर दिया जाता है। ओके, बट टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने के बाद उसको बोला जाता है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन एंड सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, इसका भी बिजनेस हो सकता है। I forgot the name of that business. A girl who is a chartered accountant, quite young, about 25 years of age, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, येलो फेलो या ऐसा कुछ, जिसके थ्रू वो इंडस्ट्रीज में से वेस्ट कलेक्ट करेगी और उसको ट्रीट करेगी। और ऐसे काफी सारे आपको इस चीज के लिए कस्टमर तो आसानी से मिल जाए। दिस कैन बी अ वेरी गुड promising business idea. Okay, a port, airport, inland waterway, inland port और navigational channel in the sea, है ना, ये किया है ना अदानी ने। Many ports are being managed or developed by अदानी, तो उसको बोला जाता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मैंने जो लिस्ट बताया उसमें से जिस किसी भी पर्पस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है that would be allowed 100%. Next is set off और carry forward. Okay, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर में उसको सेट ऑफ नहीं कर पाते हो ना, आपका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, then it is allowed to be carried forward. उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। मतलब मुझे कोल्ड चेन में लॉस हुआ और मेरा दूसरा वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर भी है, तो कोल्ड चेन का लॉस, मेरा तीसरा बिजनेस से फॉर एग्जांपल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का है, तो ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस हुआ, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है और इसमें लॉस है। समझो कि इधर 5 करोड़ का लॉस हुआ, इधर 4 करोड़ का प्रॉफिट है, इधर 3 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये वाला लॉस इसके सामने एडजस्ट होगा पर इसके सामने एडजस्ट नहीं होगा। मतलब 5 करोड़ का लॉस है, सामने 4 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अभी भी कितना लॉस बाकी रहेगा, 1 करोड़। वो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा, बट वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही। ओके, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने सेट ऑफ नहीं। इसके लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, विच यू में रीड।